उसके इंटरव्यूज देखें। उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना, ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। सर हवाला क्या है उसका? क्या वो ये चाहता था कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? क्या ये बात थी? नहीं, वो कहता है ये दुनिया के लिए खतरनाक है ये ममालिक। तो हमारे तो आज भी करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूर स्कूलों से बाहर। साइंस और टेक्नोलॉजी के हथियारों की जरूरत है ताकि तुम भी कोई ऐसे खौफनाक वेपन्स बनाओ कि दुश्मन वैसे ही सहम जाए। ईरान की जंग अपने लिए, देखें ईरान ने जो जंग शुरू की है वो पाकिस्तान के मफाद के लिए तो नहीं की, अपने मफाद के लिए की है ना। जो ईरान की गवर्नमेंट है वहां पे वो क्या कर रही है वहां पे? The agenda is to establish greater Israel और उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। ये होता है या नहीं होता ये बात की बात है, बट इट इज वेरी, ये मैं नहीं कह रहा, वो शायद लोगों का ये ख्याल हो कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, ये इसलिए कह रहे, नहीं, ये इजरायली खुद कहते हैं। लेकिन अब बात ये है कि ये जो बड़ी ताकतें हैं ये मुस्लिम दुश्मनी एजेंडा क्यों रखती हैं? ये मुस्लिम ममालिक को टारगेट क्यों करती हैं? ये मुस्लिम ममालिक के एटमी प्रोग्राम से क्यों खौफजदा होती हैं? ये दुनिया के अंदर जो एटमी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में तो कोई फिक्रमंदी नहीं पाई जाती। पाकिस्तान इस वक्त वो कैंप जो दुनिया पे जुल्म और बर्बरियत और जेनोसाइड दुनिया के अंदर करने का प्लान रखता है, इंसानियत को मजीद गुलाम रखने का प्लान रखता है, उस कैंप के खिलाफ सफ़े अव्वल में खड़ा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि ईरान ने चीन और रशिया की मदद से इजराइल को दिला दिया है और उन पर भारी मिसाइलें दागी है। जो आयरन डोम है उनका वो भी नाकाम साबित हुआ है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है कि अगला टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं इजराइल उन पर मिसाइल ना मार दे। जो इस्लामिक स्टेट में पाकिस्तानी एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान के अल खामेनी को मारना चाहते हैं। खुफिया रिपोर्ट ये है कि ईरान ने अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन पर न्यूक्लियर बम मारने की कोशिश की। इसके चलते ईरान को मिटा दिया जाएगा इजराइल के द्वारा। वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम तबाह हो चुका है, लिबनान जख्मों से चूर है, अब ईरान निशाने पर है। क्या अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है? मैं चाहती हूँ मजहर बल्ला साहब आप इस पर रोशनी डाल दें। इसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। ये जो ममालिक आपने गिनवाए इनको वाकई तबाह किया गया है और इनको सज़ा भी शायद यही दी गई है कि ये मुसलमान मुल्क हैं। ये जो झूठा आदमी है नेतन्याहू, ये देखिए 2002 में इराक़ के बारे में कहता था कि जी, उस वक़्त ये वज़ीर था और कहता था कि जी वो इराक़ वाले जी न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं जी, वो एटम बना रहे हैं। अच्छा, फिर वो सारा कुछ गलत निकला। इसी तरह ये प्रोपेगेंडा करता है। और इस शख्स ने, देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान, यस, वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, उसमें तो शक ही नहीं। सर ये मेरा कहा ख्याल है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने? नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें। उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। आज हमारे जो वजीर दफा है ना ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़ी अहम तकरीर की है कौमी असम्बली में। उन्होंने उम्मत मुसलमान के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो यहूद व नसारा की आप बात करती हैं, ये देखिए कुरान पाक की बड़ी वाज़ेह आयात हैं कि वो उन्हीं में से हैं जो उनका साथ देंगे ना यहूद व नसारा का। वो बज़ाहिर बेशक अब नाम के मुसलमान हों, लेकिन कुरान के मुताबिक वो उन्हीं में से हैं। वो उनका फिर मुसलमानों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। सर मैं अभी तक ना बल्ला साहब आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। मैंने कल पूरी गुफ्तगू सुनी बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान पर अटैक करते वक्त जो पॉलिसी इख्तियार की जा रही थी, रीजंस जो बयान की जा रही थी, उसमें मुझे कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं दिखाई दिया। आप किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? मुझे कन्फ्यूजन है मेरी, ये दूर कर दें अगर आप। मनीज़े, आप नेतन्याहू के पुराने इंटरव्यूज़ उठाएं, उनको देखें। ये वीडियो इंटरव्यूज़ हैं, मैं कोई किसी अखबारी इंटरव्यू की तो बात नहीं कर रहा। सर हवाला क्या है उसका? क्या वो ये चाहता था कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? क्या ये बात थी? नहीं, वो कहता है ये दुनिया के लिए खतरनाक है ये ममालिक। वो ईरान को ख़तरा समझता है। उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान ख़तरा है। अच्छा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तो इसराइल को बहुत अरसे से चुभ रहा है, ये किसको नहीं पता। वो कहता है कि जी ये तो ख़तरनाक लोग हैं, इनके पास एटम नहीं होना चाहिए। और ये अजीब तरीका है कि इसराइल के पास एटम होना चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये आप उसके इंटरव्यूज़ देखें,
ठीक है बरलास साहब, आपका पॉइंट आ गया है और बरलास साहब ने वाजे कर दिया है कि इसराइल को पाकिस्तान का एटॉमिक पावर होना शुरू दिन से ही खटक रहा है। आप मुझे बताएं सलमान आबिद साहब कि ऐसे में क्या होगा? देखिए ना, बात यह है कि ये जो बड़ी ताकतें हैं ये मुस्लिम दुश्मनी एजेंडा क्यों रखती हैं, ये मुस्लिम ममालिक को टारगेट क्यों करती हैं, ये मुस्लिम ममालिक के एटमी प्रोग्राम से क्यों खौफजदा होती हैं? ये दुनिया के अंदर जो एटमी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में तो कोई फिक्रमंदी नहीं पाई जाती, सिर्फ मुस्लिम दुनिया में। और मुस्लिम दुनिया में इनको एक एज हासिल है कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान जो हैं वो इन बड़ी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। मुस्लिम दुनिया के आवाम जो है वो बुनियादी तौर पर बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रही है। यही वजह है कि हमें मुस्लिम दुनिया के अंदर मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम आवाम के दरमियान एक बड़ी वाज़ेह खलीज नज़र आती है। क्या मुस्लिम उम्मा जो है, क्या तो मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो के कोई अहम किरदार अदा कर सकेंगे या सिर्फ ये सियासी बयानबाजी ही जारी रहेगी? देखिए, इकबाल का एक शेर है, वो फरमाते मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने। अब तो बिल्कुल नजर आ रहा है ना, वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। उसने जब गाजा के ऊपर इसराइल ने हमला किया तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि गाजा को फ्लैट करने के बाद वो हिजबुल्लाह को खत्म करेगा, उसने ऐसे ही किया। हिजबुल्लाह को खत्म करने के बाद वाज़े नजर आ रहा था कि उसने सीरिया के ऊपर एक पपेट रजीम लेके आनी है, ऐसा ही हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो लीबिया, लेबनान और ईरान की तरफ जाएगा। तो एग्जैक्टली जो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है अपनी फाइनल स्टेजेस पे एंटर कर चुका है। उसमें सिर्फ ईरान नहीं आएगा, उसमें सिर्फ सीरिया नहीं आएगा, उसमें सिर्फ लीबिया नहीं आएगा, इजिप्ट नहीं आएगा, बल्कि पूरा जो मिडिल ईस्ट के अंदर मुसलमान दुनिया है उस सारी के सीने के ऊपर वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। मुसलमान अब परेशान हैं। एक्चुअली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो कि अभी तक उन्हें लगता था कि इसराइल उनको अटैक नहीं करेगा, जब उसने ईरान को किया तो अब सबको नजर आ रहा है कि ईरान के बाद उनकी बारी है। तो अब इनके पास एक्चुअली और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सिवाय इसके कि पूरी मुस्लिम दुनिया एक पेज पे आए और इकट्ठी हो, एक कॉमन थ्रेट के खिलाफ अपने आप को यूनाइट करे। अब मुसलमानों ने फैसला करना है कि उन्होंने अकेले अकेले रह के इसराइल के हाथों अपने ऊपर हमले करवाने हैं या एक ज्वाइंट फ्रंट बना के इसराइल के फितने को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना है। फाइनल स्टेज के ऊपर ये जो बैटल लाइंस है ये ड्रॉ हो चुकी हैं और फाइनल स्टेज के ऊपर अब ये कॉन्फ्लिक्ट पहुंच चुके हैं। ज्यादा टाइम नहीं है ना मुसलमानों के पास और ना इसराइल के पास। लेकिन सर अगर ये सब कुछ फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है तो फिर क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो फ्रंट से लीड कर सकता है इस सारे मामले को? पाकिस्तान के अलावा और कोई मुल्क नहीं है और पाकिस्तान ही इनका प्राइमरी टारगेट है। आप नेतन्याहू को भी देखें ना, तो उसने भी ये कहा कि हमने अभी पिछले दिनों का जो उसका बयान है कि हमने ईरान हमारे लिए खतरा है और पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है। ईरान से बड़ा खतरा उसने पाकिस्तान को कहा। डेविड बिन गुरियान जो इसराइल के पहले हेड ऑफ स्टेट थे, उसने 1967 के जूइश क्रॉनिकल में उसकी जो स्टेटमेंट छपी, उस स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर उसने कहा कि हमें अरबों से ज्यादा खतरा दिस फ्रेंड्स ऑफ अरब्स, यानी पाकिस्तान के बारे में उसने कहा कि अरबों का जो दोस्त है इससे हमें अरबों से भी ज्यादा खतरा है। सो अल्टीमेटली जो इसराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है और इंडिया के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान है, क्योंकि उधर से अखंड भारत है, इधर से ग्रेटर इंडिया है। जहां पे ग्रेटर इंडिया की हाइपोथेटिकल सरहद खत्म होती है वहां से ग्रेटर इसराइल की शुरू होती है। दरमियान में कौन सा मुल्क है? दरमियान में अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान है, जिसको किसी वजह से इस्लाम की आखिरी चट्टान कहते हैं।